नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां पर सहकारिता भवन में विक्रय केंद्र के उद्घाटन हुआ है। यहां पर मंत्री जेपीएस राठौड़ ने सहकारिता एकीकृत विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया। और आपको बता दें कि सहकारिता भवन उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया था। यहाँ प्रदेश भर में स्वदेशी चीजों का विक्रय केंद्र बनेगा, जिसको लेकर ये उद्घाटन किया गया है। ऐसा है कि अब यूपीएसएस वर्तमान समय में प्रॉफिट में ही आ चुकी है और आगे आने वाले समय में यूपीएसएस बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करेगी। हमारा सबका सामूहिक प्रयास है। कोऑपरेटिव में जिस तरीके से कोऑपरेशन से काम चलता है, वैसे हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी और समितियों के लोग उसमें कोऑपरेशन से आगे इस संस्था को बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में अच्छा नाम है। वाली क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी की हत्या के एक सप्ताह बाद भी हत्यारे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव और बचरवा के सपा विधायक श्याम सुंदर भारती ने परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करने के साथ ही न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। क्षेत्र में जो घटना हुई है, इसके बारे में यही कहेंगे कि ये संबंधित अधिकारी, पुलिस के अधिकारी इस घटना को जल्दी से खोलें जी, और जो सही अपराधी हैं उनको दंड दिलाने की जो है कानूनी कार्रवाई करें। लगभग एक हफ्ता से ज़्यादा अरसा बीत चुका है, अभी तक किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंची है। पीड़ित परिवार परेशान है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इंस्पेक्टर महाराजगंज के प्रतिनिधि यहाँ श्रीवास्तव चौकी इंचार्ज जी बैठे हैं यहाँ सामने जी। इनका कहना है कि ये जो मामला है थोड़ा टिपकर है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी, और जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच करके और इस घटना का खुलासा करेंगे और जल्द से जल्द जो है अपराधियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजेंगे। परंतु दुख इस बात का है कि 1 तारीख की घटना है ये जी, और आज तारीख हो गई 11 जी। 11 दिन में अभी पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं जी, तो हम आहत हैं इस बात को लेकर के और दुखी हैं। ये हमारे कार्यकर्ता हैं जी, और इनके जो परिवारीजन हैं पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। एक तो इनके परिवार के सदस्य राम नरेश जी नहीं रहे इस दुनिया में, उसके बाद भी इन्हें न्याय नहीं मिल रहा। जिन्होंने ये दोष किया है, जिन्होंने ये घटना करी है, उनको दंड मिलना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं। और इस बीच हरदोई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे आपको रूबरू करा दें। यहाँ हरदोई में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हरदोई में डंपर और टेम्पो के बीच टक्कर हो गई और टक्कर में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 5 लोग घायल भी हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। ये पूरा मामला कचरा बिल्हौर हाईवे का है, जहां पर यह हादसा हुआ। यहाँ आपको बता दें कि तेज रफ्तार की वजह से एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें टक्कर हो गई है टेम्पो और ट्रैक्टर के बीच में, और इस दौरान 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं और इस दौरान ये हाईवे पर हादसा हुआ है, जहां घायलों को अस्पताल में तुरंत ही भर्ती करा दिया गया। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई और इस वक्त बिल्हौर हाईवे पर जाम भी लगा है। आपको बता दें कटरा बिल्हौर हाईवे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर हरदोई से ये खबर सामने आई है एक भीषण सड़क हादसे की। इस हादसे में आपको बता दें कि 5 लोग घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार डंपर और टेम्पो के बीच ये भिड़ंत हुई है, ये टक्कर हुई है, जिसमें एक बच्चा भी घायल बताया जा रहा है। टक्कर में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ इटावा जिले में जनपद औरैया के जातिदमल थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात 8 बजे प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा की मौत हो गई है। जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार की देर रात परिजन मृत अवस्था में जच्चा और बच्चा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि भरथाना थाना क्षेत्र के नगला चुन्नी पाली खुर्द निवासी विजय कुमार सिंह अपनी 32 साल की पत्नी अंजलि के साथ मंगलवार की सुबह औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र के बाबरपुर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी को भर्ती कराया और शाम 7:30 बजे के आसपास इस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इसके 10 मिनट बाद ही बच्चे की मौत हो गई और उसके आधे घंटे बाद महिला की भी मौत हो गई है।
तो वहीं इस दौरान महिला और बच्चे की मौत के बाद से आक्रोशित परिजनों ने पहले नर्सिंग होम में जमकर हंगामा काटा और इसके बाद दोनों शवों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने पुलिस को सूचना दी। मथुरा के गोवर्धन तहसील में तैनात तहसीलदार मनोज वर्णन ने अपने सरकारी गाड़ी के ड्राइवर ज्ञान सिंह द्वारा पत्रकार के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि ड्राइवर ने पत्रकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूरा मामला बताते चलें कि 5 मई का है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े एक पत्रकार ने तहसील में आने वाले फरियादियों को होने वाली समस्याओं और परेशानियों के संदर्भ में कवरेज करने को लेकर मौके पर मौजूद तहसीलदार बौखला गए और इस दौरान हतोत्साहित होकर पत्रकार पर सार्वजनिक रूप से अरगनल आरोप लगाए जाने लगे। जोर जोर से चिल्लाकर पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया और पत्रकार ने जब ये खबर अपने चैनल पर चलाई तो इसके बाद पत्रकार के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाने की बात सामने आई। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी कि 124A के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। केंद्र इस बाबत राज्यों को निर्देशिका जारी करेगा और साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जो लंबित मामले हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद है, वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी और राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान ही केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हमने राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाले निर्देश का मसौदा तैयार किया है। उसके मुताबिक अब राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश होगा कि बिना जिला पुलिस कप्तान यानी एसपी या फिर उससे ऊंचे स्तर के अधिकारी की मंजूरी के बिना राजद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इस दलील के साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से यह भी कहा कि फिलहाल इस कानून पर रोक न लगाई जाए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया गया। इस किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में अमित शाह और एस जयशंकर भी मौजूद रहे। दरअसल इस रिलीज फंक्शन में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के 20 साल का अनुभव जब तक इससे पहले 30 साल का अध्ययन न किया जाए वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का संवैधानिक जीवन एक गरीबी के आंगन से उठकर पीएम बनने तक का सफर है। शाह ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैंने ध्यान से पढ़ी है और इसमें पहली बार बच्चों के रोजगार के साथ साथ बच्चों की क्षमता बढ़ाने की भी योजनाएं हैं। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कोई विवाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वही फैसले लेती है जो देश हित में हो और लोगों को अच्छे लगे। ऐसे फैसले ही बीजेपी में लिए जाते हैं। वोट के लिए राजनीति बीजेपी नहीं करती। तो वहीं इस बीच एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पंडित सुखाराम अब इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। 95 साल की उम्र में उन्होंने सोमवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि 95 वर्ष की आयु में दुनिया छोड़ने वाले पंडित सुखाराम शुरुआती तौर में बतौर सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने साल 1953 में नगरपालिका मंडी में बतौर सचिव अपनी सेवाएं दी। इसके बाद 1962 में मंडी सदर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीते। इसके साथ ही 1967 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला और फिर से चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पंडित सुखराम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से 13 बार चुनाव लड़ा और 13 ही बार उन्होंने जीत हासिल की। पंडित सुखराम ने कभी विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखा ही नहीं। केंद्र में उनकी जरूरत महसूस होने पर उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया गया और हैरत की बात यह रही कि उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जीत लिया और केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला।
और इस बीच केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 2 बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की। यहां आरबीआई ने इन 2 बैंक्स पर बड़ा जुर्माना ठोका है और ये बैंक मुंबई और गाजियाबाद के बताए जा रहे हैं। दरअसल आरबीआई ने इन बैंकों पर जुर्माना नियम की अनदेखी करने के मामले में ये कार्रवाई की है। मुंबई का अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, जिस पर आरबीआई ने कार्रवाई इसलिए की क्योंकि इस बैंक ने आरबीआई के कई नियमों की अनदेखी की। इसी कारण केंद्रीय बैंक ने उस पर 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक पर इस कारण जुर्माना लगाया क्योंकि बैंक ने एनपीए से जुड़े नियमों की अनदेखी की है। इसके साथ ही आरबीआई ने नोएडा के कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक पर भी जुर्माना लगाने का फैसला किया। आरबीआई का यह कहना है कि कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है और इसी कारण आरबीआई ने इस बैंक पर भी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। खबर राजस्थान से जुड़ी है, जहां राजस्थान के भीलवाड़ा में जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए एक बार फिर से बंद कर दिया है। यहां मंगलवार की देर रात एक युवक की हत्या के बाद से जिले में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया है कि गुरुवार को 12 मई की सुबह 6 बजे तक भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड में मंगलवार की देर रात को कुछ लोगों ने एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या की। इस वारदात के पता चलने पर देर रात को महात्मा गांधी अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई और हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और हिंदू संगठन ने बुधवार को आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। साथ ही बुधवार को भीलवाड़ा बंद करने का भी आह्वान किया गया और इस घटना को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात है। और मामला बरेली से सामने आ रहा है, जहां बरेली में सहारा इंडिया परिवार के ऑफिस का ये मामला है। यहां पर सहारा के कंज्यूमर्स ने पेमेंट्स ना होने के कारण परेशान होकर सहारा ऑफिस में हंगामा किया। आपको बता दें कि लगभग 2 घंटे तक ये हंगामा जारी रहा और कई महिलाओं ने इस दौरान अपनी समस्याएं सुनाई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। क्या नाम है सर आपका? वाईपी सिंह, मैं यहाँ का ब्रांच मैनेजर हूँ। अभी अप्रैल में ज्वाइन किया। अप्रैल में ज्वाइन किया। आप सहारा के ब्रांच मैनेजर हैं। ब्रांच मैनेजर। बताइए आज क्या मामला है? आपके सहारा में हंगामा हो रहा है, वो आरोप लगा रहे हैं आप पर कि 50% पे पेमेंट होगा। नहीं, ये आरोप सरासर गलत है। ऐसा हो नहीं सकता है। इसको हम उसका वो नहीं करते हैं सत्यता। ये गलत आरोप है। अब रहा पेमेंट की बात, तो पेमेंट सहारा सेवी का मैटर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर एम्बार्गो लगा है। उसकी टाइम टू टाइम सुनवाई हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब ये मैटर अपने निर्णायक दौर में है और हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से। मेरा नाम डॉक्टर सिफत बेग है। मैं मीरगंज से आया हूँ और मेरी मैच्योरिटी सन 18 में हो गई। 4 साल से परेशान हूँ, कई बार चक्कर काट चुका हूँ ऑफिस के। अब ये लोग 50% कमीशन मांग रहे हैं, उसके बाद पेमेंट की बात कर रहे हैं। 50% कमीशन? जी। किस बात की? कि आप 50% पैसा हमें दीजिए तब हम आपकी मैच्योरिटी करेंगे। अच्छा, पेमेंट जब होगा बोला आधा पैसा हमें दीजिए तब पेमेंट। जी, और पेमेंट कर रहे हैं। अभी रजिस्टर हमने चेक करा है, वो रजिस्टर में सब एंट्री है और ये कमीशन लेके पेमेंट कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सिफत बेग है। मैं मीरगंज। और खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इस चुनाव में बुधवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है और नामांकन के इस अंतिम दिन यहां से कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने पार्टी की सीट पर अपना उम्मीदवार उन्हें कांग्रेस ने बनाया है और निर्मला गहतोड़ी ने बुधवार को सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल किया। दरअसल चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं और इसके साथ ही उन्होंने राज्य में कांग्रेस के कई शीर्ष नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन भरने से पहले उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास सब कुछ है, उनके पास बाहुबल है, धनबल भी है और ऐसे में उनका रोड शो कोई होना बड़ी बात नहीं। लेकिन जब सीएम एबीवीपी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे तब मैं जिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तभी से मैं कांग्रेस के साथ जुड़ी हूं और मैं उनसे कमजोर नहीं हूं। आपको बता दें कि बीजेपी ने चंपावत से राज्य के
सीएम पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा है, तो वहीं यह सीट सीएम के लिए बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपने पद से इस्तीफा देकर छोड़ी। चंपावत विधानसभा सीट मुख्यमंत्री धामी की परंपरागत सीट खटीमा से भी पास है और इसी सीट के साथ साथ विधानसभा के मैदानी क्षेत्र बनबसा और टनकपुर क्षेत्र में पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले मतदाताओं की संख्या भी काफी ज्यादा बताई जा रही है। और इस बीच ज्ञानव्यापी स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों के सर्वे और अधिवक्ता आयुक्त को हटाने के मामले में मंगलवार को न्यायालय में दोनों ही पक्षों के वकीलों ने दलीलें पेश की। इस बहस में वादी पक्ष के ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर तहखाने का तक सर्वे की मांग को दोहराया गया। बुधवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा की भूमिका पर निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि अब तक हुए इस सर्वे की रिपोर्ट में भी कोर्ट में जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत हो सकती है। मंगलवार की दोपहर के बाद शुरू हुई न्यायालय की कार्यवाही में वादी पक्ष की आपत्ति पर प्रति आपत्ति में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है कि वादी पक्ष के समस्त कथन और तर्क बेबुनियाद और अर्थहीन है। साथ ही ये तर्क विधि के खिलाफ भी हैं। आपको बता दें कि आराजी नंबर 9130 का कमीशन कार्रवाई में जिक्र है, लेकिन क्षेत्रफल, मौजा, चौहदी और इन सब का जिक्र नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वाद पत्र में आराजी के साथ 5 कोस जमीन और आदि विश्वेश्वर मूर्ति का वर्णन है। ऐसे में कमीशन की ये कार्रवाई कहां तक रहेगी और ये नहीं बताया गया। इस आराजी के सीमांकन के बाद कमीशन की कार्रवाई की बात को नजरअंदाज किया गया। मौके पर उपलब्ध वस्तुओं को उंगली से खुरचने का भी इसमें खंडन नहीं किया गया है।